हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप अपने प्रिपरेशन को फुल फोकस के साथ कर रहे होंगे और इसी आपके फुल फोकस को और इन्हांस करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे हैं आपकी तरह। ओके, तो अगर आप भी एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो के साथ आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, बिकॉज एनडीए वांट्स हार्ड वर्क। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट द एनी एस्पायरेंट हु इज़ लेजी। ओके, तो हमें लेजीनेस को छोड़कर एक हार्डवर्क बॉय की तरह हमें फुल फोकस के साथ अपनी स्टडी पर ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी एनडीए क्लियर होगा यार। ऐसे नहीं होता बिना हार्ड वर्क करे। आप सोचो कि एनडीए क्लियर कर पाओ, इम्पॉसिबल है यार। तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करने वाले यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन। इसमें हम मेनली 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे, बट ये ओनली 10 to 15 क्वेश्चन ही नहीं होंगे। इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिक्स में, तो हम उसी को करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनी एनर्जी ट्रांसफ़र दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन द सम। यानी कि इसे कहने का मतलब है कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र है, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वो टेम्परेचर हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता। जो टेम्परेचर का डिफरेंस वो इन्वॉल्व हमेशा नहीं होता, बल्कि क्या कर रहा है कि ऑन द सेम और भी सारे हीट के अलावा और कई सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट। हाँ भाई, ये सही लग रहा है मेरे को। और अगला देख लेते हैं। देखो यार, अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम को दे रहे हैं ना, तो आपको प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए कि ऑप्शन में कौन ज़्यादा प्रायोरिटी है। अगर मान लेते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी एंड डी। अगर मान लो ये आपका बी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा मैटर दिए गए, मैटर का मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिए गई इसकी तुलना में, ये भी इसके अंदर है बट इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप बी ऑप्शन को न टिक करके आप कौन कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए ऑप्शन। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी है भाई, यूपीएससी करता है बहुत चीज़ें, आपके दिमाग के साथ खेलता है। आपके अंदर रीजनिंग स्किल होनी चाहिए क्योंकि आप एक लेफ्टिनेंट बनने वाले हो यार। ओके, तो आप एक लेफ्टिनेंट बनने वाले हो, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार और। एनी एनर्जी ट्रांसफ़र ऑलवेज रिक्वायर, नहीं यार, एनर्जी ट्रांसफ़र कई तरीके से हो सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र केवल टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू ही नहीं होता। एनर्जी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं और बहुत चीज़ें रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत चीज़ें तरीके होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड और स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ऑन हीटिंग द लेंथ एंड द वॉल्यूम। ऑन हीटिंग यानी जब किसी को गर्म किया जाता है तब क्या उसके लेंथ एंड वॉल्यूम एग्जैक्टली नहीं यार, देखो एक थर्मल एक्सपेंशन आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं। डी ऑप्शन का है, वेन एवर देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी कोई टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, हीट इज ओनली विद, नहीं यार, एनर्जी ट्रांसफ़र भी बताया ना कई सारे तरीके होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत ही है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, तो अगला हम कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, अभी ये देखते हैं। 52nd नंबर, if t is the time period of the oscillating pendulum। पेंडुलम जानते होंगे, ऐसा होता है, ये ऐसे मूव करता है, वही। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। ये नॉट वर्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यार, तो इसको थोड़ा सा बच के। ओके, जब भी नॉट वर्ड आप देखें यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, दिमाग खोल कर कीजिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। द मोशन रिपीट आफ्टर टी ओनली वंस, यानी कह रहा है कि जो मोशन होगा वो रिपीट करेगा हमेशा टी के बाद। टी के बाद कह रहा है कि मोशन जो होगा एक ही बार रिपीट करेगा, यानी कि ऐसा कुछ होता है क्या? ये ऐसा पेंडुलम है कि इधर गया एक बार, इधर गया, इसके बाद टी बीता, तो अब ये रिपीट ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है।
ओके। अब कह रहा है कि टी इज़ द लेस्ट टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट। यानी कि देखो यार क्या होता है, पहले इसको हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओके, तो देखो जैसे ये हमारा होता है पेंडुलम, ये बॉब हो यहाँ पर, ऐसा कुछ कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये लटका हुआ है, तो याद रखना है ये एक बार ऐसे जाता है फिर इसी पाथ पर ये रिपीट करता है। लेकिन क्या होगा, अगर ग्रेविटी होगी तो क्या होगा, ये एक बार जाएगा और फिर ये वापस आएगा। लेकिन क्या होगा, अगर इस इतने दूरी को कवर करने में इसका टाइम पीरियड टी आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड टी आता है, तो अगले सेकंड में क्या होगा, अगर मान लो कुछ टाइम बाद इसकी एक्सेलरेशन इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर धीरे धीरे कम होकर आकर लास्ट में रुक जाएगा। तो याद रखना, जब भी ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो तेज़ी से नीचे जाएगा और तेज़ी से अप एंड डाउन करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट होता है और इसके बाद इसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ने लगता है। ओके, तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो टी, तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, वो लिस्ट होता है सबसे टाइम पीरियड जब वो रिपीट करता है। अब क्या करें, द मोशन रिपीट इट सेल्फ आफ्टर एन टाइम, तो ये भी सही है यार, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या है कि जितनी बार रिपीट कर क्या होगा, जैसे 2t होगा फिर 1t, ऐसे रिपीट करता रहता है। एन क्या है, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, जितनी बार रिपीट करेगा उसका हम टाइम पीरियड उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन क्या है, टी रिमेन्स द सेम ओनली द स्मॉल। देखो ये एंगुलर हम डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये ऐसा कर्व बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंगल बना रहे हैं ना कुछ, तो यहाँ पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो जैसे ये चेंज होगा ना यार, इतनी छोटी जगह मान लो चेंज, तो इसका जो ये टाइम पीरियड क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो ये भी ऑप्शन सही है। और पूछ क्या रहा था हमें, घर कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही नहीं था, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो please like our video and subscribe my channel for the upcoming videos that's help you in your examination. Okay, तो कर दो यार इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैन विच डज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये नॉट वर्ड फिर आ गया, तो कान खुल जाने चाहिए आपके। ओके सो हम फर्स्ट इसके ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि इट्स मोशन इज अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन। तो क्या करें, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वर्ड याद रखना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसका मतलब क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा दोनों का सेम है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है दैन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। ओके, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तभी कोई वस्तु अगर कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ओके, तो क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि इट्स मोशन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जैसे कोई वस्तु अगर मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं ना, तो क्या होगा, स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब ये स्टेटमेंट को हम मान सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि इस स्पीड चेंज विथ टाइम। अब देखो भाई, ये चेंज कर रहे हैं स्पीड को। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड, उसमें स्पीड में क्या आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा, इसकी ये भी चेंज नहीं हो रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये नॉट है, ये गलत स्टेटमेंट है, फिर भी यहाँ पर नॉट लगाकर इसको सही बना दिया गया। ओके, एंड एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा। ओके, अब कह रहा है कि द इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस स्लाइटली विद द टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर होगा, फिर टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, कम नहीं होगा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन में हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। ओके,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है बच्चों, बच्चों वैसे आप लोग भाई हो यार, बच्चे नहीं। भाई क्या हो गया, हम्म, हम्म, ठीक है आप, ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। ठीक है, तो 54 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू। अच्छा, तो कुछ ऐसा है ग्राफ, ठीक है ग्राफ है ना कुछ, हाँ ग्राफ ही लग रहा है। ठीक है, तो ग्राफ हम बना लिए। तो कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी इज वी, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और वो टाइम टी समय बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो वी हो गई। तो इसका एक फार्मूला बनाइए वाला। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है। ओके, द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को हम वाई, यहाँ पर वी होगा और यहाँ पर टी रखा गया है। तो अगर इसकी स्ट्रेट लाइन बनाना है तो क्या चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो कह रहा है कि पासिंग थ्रू, देखो यार किस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी यू, तो यानी कि स्टार्ट कहाँ से कर रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, यानी कि ये हमारा यू होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऐसा कुछ कंडीशन, स्ट्रेट लाइन तो होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ये वाई एक्सिस से स्टार्ट करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। आप देखते हैं, पासिंग थ्रू एक्सिस नो, विथ इंटरसेप्ट यू, विथ एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स की ओर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। हाँ सी ऑप्शन सही होगा, हाँ ये इसको छोड़ ही दो। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि देखो यार यहाँ पर वी यू से स्टार्ट कर रहा है, तो यू से जब स्टार्ट करेगा तो ये यू डिस्टेंस कवर कर लिया ही होगा। ठीक है, तो यू यहाँ पर आएगा, इतना दूरी क्या है, इतना जो ये वेलोसिटी कितना है, पहले से ही था वो इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू के साथ वो इंटरसेप्ट करेगा कि कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं, थोड़ा सफाई अभियान चला लेते हैं यार। ओके, सफाई अभियान चल गया, यहाँ पर भी थोड़ा खराब, हाँ ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो जब भी कुछ कहीं भी आपको ये वर्ड दिखाई दे यूनिफॉर्म, अगर ऑप्शन में कहीं जीरो है लगा दे, सही हो जाएगा वही चीज़। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं, तुक्का मारना भी आना चाहिए आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बट एनडीए में आप तुक्का नहीं मार सकते, बट ऑप्शन को एलिमिनेट करके ज़रूरी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपीएससी नीड्स रीजनिंग स्किल्स। अगर आपके अंदर रीजनिंग स्किल्स नहीं है तो आप ऑफिसर नहीं है। ओके, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ओके देखते हैं। सो कह रहा है कि एक नेक्स्ट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया। तो देखो यार, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है ना, तो ये एक टॉर्क यहाँ पर जनरेट होता है। अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। वैसे हम कवर करेंगे सारी चीज़ें, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक बार मैग्नेट को रखा जाता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन से भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये मूव करने के लिए यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क समझते हो, आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, तो वो चीज़ें जनरेट होगी तो इसको घुमाने के लिए। लेकिन हमें पूछा क्या है, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का फोर्स क्या होता है, सेम होता है, तभी एक स्पीड से मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन की वजह से क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन ए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, बाकी देख लें, टेम्परेचर पर डिफरेंस नहीं डिपेंड नहीं करता, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। ओके भाई लोग, भाई लोग। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 56 नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है, हमेशा मास पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी। ओके, तो ऑटम क्या होता है, छोटा होता है, किससे, मॉलिक्यूल से, तो इसकी इनर्शिया सबसे कम। फिर उसके बाद ये आएगा,
फिर 1 रुपी कॉइन, और सबसे भारी कौन सा होता है, इसका मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, दिस इज क्रिकेट बॉल, तो इसका मैक्सिमम इनर्शिया कितना होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ये कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी, छोटा बच्चा को भी बता दो किसका कौन ज़्यादा भारी है, बता देगा किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, ठीक है। और सर इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है, नहीं पता, ओके। इनर्शिया का समझ सकते हो, एक कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होती है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना कर दिया जाए। तो हमारा इनर्शिया ये चीज़ होती है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू 1 किलोवाट आवर, अच्छा 1 किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये वाट समझ कर ये मत समझना दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, ओके। तो ये पावर की यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम जूल भी लिखते हैं, इसी को जूल इसमें देखो। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये वैल्यू आप याद रखना, 3 × 10⁶ जूल, ओके। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कभी नहीं भूलना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है एनडीए के एग्जाम में, सो यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। आपको ये याद रखना पड़ेगा, और बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। इसको निकाल भी सकते हैं 1 किलोवाट आवर, देखो निकालते हैं, ठीक है। पीछे वाले स्लाइड में चलते हैं, एक बार इसको साफ करते हैं, देखो 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट क्या है और वाट ये पावर की यूनिट है, और आवर क्या है, टाइम की यूनिट है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क, वर्क डन, ओके। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, वन इसको हमें चेंज करना है किस में, जूल में, ठीक है। जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 1 किलोवाट × 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, किलो को 3 लिखेंगे, ठीक है। और आवर्स को हमें चेंज करना है सेकंड में, क्योंकि जूल जो एसआई यूनिट होती है जूल, और एसआई यूनिट टाइम किसका क्या, एसआई यूनिट में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो हमें आवर्स को सेकंड में चेंज करने पड़ेंगे। तो आवर्स को हम जब सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे हम, 3600, ओके। तो 3600 को जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 10 × ऐसे कभी कभी ऑप्शन दे देगा, ऐसा भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अगर पॉइंट नहीं लगाएगा तो ऐसा दे देगा, ये भी आपका आंसर सही होगा, ऐसा ऑप्शन दे चाहे वैसा ऑप्शन दे, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, फिर से नॉट दिस इज अ वेरी डेंजरस वर्ड इन द यूपीएससी एग्जाम, ओके, कंफ्यूज करता है कभी कभी, मेरे को भी किया था कई बार, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, इट इज एक्सपीरियंस बाय द ऑल बॉडी इन द यूनिवर्स, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी बॉडी पर काम करता है, ये नहीं कि तुम पर काम करेगा, मेरे पर नहीं करेगा, इस लड़की पर नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दिस वर्क्स ऑन दिस एवरी बॉडी, ओके, सभी बॉडी पर काम करता है। तो बी ऑप्शन क्या है, इट इज़ अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन द सेलेस्टियल, हाँ डोमिनेंट, सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये डोमिनेंट फोर्स है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब इसी फोर्स के कारण वो सब चीज़ें अपने प्लेस पर टिकी हुई हैं और मूव कर रही है, ओके। तो डोमिनेंट फोर्स है, ये भी बात सही ही है। इट इज़ अ नेग्लिजिबल फोर्स, ये भी बात सही है, ओके। ये ऑटम्स, ये मास पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स, तो ये लगभग हम लगता है हमको, लेकिन फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारा मास उतना नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग ऑटम्स पर फिर आप समझ ही सकते हो कितना कम लगने वाला है, तो लगभग नेग्लिजिबल फोर्स, ये भी बात सही है। जब तीनों ऑप्शन ये है और पूछ क्या रहा था नॉट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिना पढ़े लगा सकते हो आप ऑप्शन, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आ गया देन फाड़ दोगे आप एनडीए को, ओके। सो फाड़ना ही है इस बार, ओके, ठीक है। तो कह रहा था, लास्ट हम पढ़ लेते हैं एक बार, इट इज़ अ सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडी इन द यूनिवर्स, इट इज़ अ सेम, ये सभी पर सेम है, फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडी,
नहीं यार, सेम कैसे? अच्छा बताओ। ये मून है, दिस इज़ अ सन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? सेम फोर्स लगेगा। और कहें कि ये मान लो अर्थ है और दिस इज़ अ जुपिटर, तो इन दोनों के बीच का फोर्स सेम होगा? नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें फार्मूला पता है। रुको, वेट अ मिनट, हाँ, वेट अ सेकंड। हमारा फार्मूला क्या होता है? F=m1 m2 अपान आर स्क्वायर, दिस इज अ फार्मूला। सो अगर मास चेंज होगा तो क्या होगा? फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो सभी के लिए सेम नहीं होता। ओके, ये आपको फार्मूला याद रखना है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। ओके, तो कह रहा है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड डिपेंड। अच्छा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सो जैसे ही आप यहाँ पर फ्लोटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, यू शुड रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमेड्स। ओके, आर्किमेड प्रिंसिपल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद बहुत ज्ञान देखेंगे। ओके, ज्ञान लेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अ, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है? तो पहला ऑप्शन क्या पढ़ पढ़ लेते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ओनली, मास पर डिपेंड करता है यार। फ्लोस फ्लोटिंग फ्लोटिंग मास पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज द वेस्टर्न डेंसिटी। ओके, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मास डिफरेंस, हाँ, ठीक है, ये है। ये ऑप्शन सही है। डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, यानी कोई वस्तु अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये पानी है, दिस इज़ अ वाटर एंड दिस इज़ अ प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक। प्लास्टिक इसके अंदर क्या है? इसके ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज लेस डेंसियर दैन द किससे? वाटर के। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों का डिफरेंस पर ही डिपेंड करेगा कि वो पानी के ऊपर कोई भी चीज़ें फ्लोट करेगी या नहीं। कोई भी लिक्विड चीज़ के ऊपर फ्लोट करेगी। आपने उसका एग्जांपल देखा होगा। इसके जान लेते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ चुके हैं, ठीक है। जैसे मरकरी का नाम सुना होगा, Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, ठीक है। सिंबल भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। मरकरी और एक आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो बताओ, अगर हम मरकरी को, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा चीज़ें, तो मरकरी क्या है? ये ज़्यादा डेंसर है किसके तुलना में? दिस इज Fe, आयरन की तुलना में। तो क्या होगा? लोहा इसके ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। ये कोई ये एक लौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन सा? मरकरी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये Hg क्या होगा? Hg पर क्या होगा? Fe तैरने लगता है। जैसे अगर हम लोहा है, जो जैसे ये लोहा है, इसके नीचे हमने अगर मरकरी रख दिया तो इसके ऊपर क्या करेगा? दिस विल फ्लोट ऑन द मरकरी। ओके, ठीक है। तो ये फ्लोट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक? ओम भैया, अच्छा, ओम भैया, जॉर्ज साइमन नॉन ओमिक। देखो, ये क्या है? कॉपर कॉइल है, दिस इज अ ओमिक डिवाइस, दिस इज अ ओमिक डिवाइस। देखो, जहाँ भी आपको सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जहाँ भी आपको वर्ड दिखाई दे, दिस, इट मीन्स क्या होगा? कि ये नॉन ओमिक है, यानी कि ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये नॉन ओमिक डिवाइस है। और बाकी सब क्या है? ओमिक, सब ओम के नियम को फॉलो करती है, जो ओम्स लॉ है उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज 61 नंबर, ठीक है। तो 61 नंबर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना ऑन द बेस्ट ऑफ पेरिस्कोप? देखो यार, सबमरीन्स का नाम सुना होगा और देखा भी होगा, बिकॉज यू आर एक्सपायरेंट ऑफ डिफेंस यार। अगर आप डिफेंस का एक्सपायरेंट है तो आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। व्हाट इज़ सबमरीन, व्हाट इज़ द एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पता होना चाहिए। फाइटर प्लेन, F-16 नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? जैसे सबमरीन होता है, सबमरीन पानी के अंदर चलती है। तो अगर इसके अंदर हमें चीज़ें देखनी है, कोई भी चीज़ें, इसके अंदर कोई भी बंदा बैठकर अगर बाहर की चीज़ों को देखना है तो कैसे देखेगा? तो किस चीज़ की वजह से देखता है? पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे ऐसा कुछ कंडीशन होती है, दिस इज़ द पेरिस्कोप। यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाया जाता है, दिस इज़ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर अगर बाहर की लाइट आएगी इधर से टकरा कर इधर की ओर सामने दिखाई देगी। तो ये पेरिस्कोप का काम करने का तरीका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज़ कौन सी फिनोमेना यहाँ पर काम कर रहा है। देखो यहाँ पर प्लेन मिरर लगाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये काम क्या कर रहा है, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना काम कर रहा है किसमें, पेरिस्कोप में। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, और ऑप्शन इसके देख लेते हैं, इसके ऑप्शन पर भी कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, वैसे ये सही होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तब क्या होगी, वो लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, चेंज कर लेती है अपने पाथ। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन डिस्पर्शन क्या होता है, जैसे आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जैसे कोई भी रूम है तो रूम के अंदर लाइट कैसे आती है, लाइट का तो नेचर है कि वो हमेशा सीधा मूव करती है, सीधा चलती है। ठीक है, तो सीधा चलती है तो कमरे के अंदर कैसे पहुंची लाइट, तो क्या होता है, हवा के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइट यहाँ पर टकराती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है। दिस फिनोमिना लगभग ये है, रिफ्लेक्शन ही होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुड़ हो जाती है। तो इस पूरी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन होता है। और डी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप भूल नहीं सकते। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, इसको बारे में हम समझ लेते हैं। वैसे आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ें होती है, पहले समझ लेते हैं। हाँ, ये फिनोमेना क्या होता है, ये कहाँ का काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, यहाँ पर भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और मिराज, मिराज, मी आर ए जी, सॉरी, मिराज। ठीक है, मिराज जैसे मरीचिका नाम सुना होगा, रेगिस्तान में आपको पानी दूर दूर तक देखते हो तो आपको लगता है कि वहाँ पर पानी गिरा हुआ है, तो ऐसा कुछ कंडीशन किस तरह होता है, दिस इज़ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमेना तरह से काम करता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी डेंसर मीडियम है, नीचे वाला रेयरर मीडियम है, जब कोई लाइट रे इसे पास करती है तो क्या होती है, ये रेयरर मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाती है और इस तरह से ये मूव करती है। ठीक है, मूव करती है। तो इस पूरी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दिस इज अ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, चलो, हाँ, इस पर एक और क्वेश्चन आते हैं, वो भी जान लो। आपने इंडोस्कोपी का नाम सुना होगा, एंडोस्कोपी, वहाँ पर भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम करता है। वो चीज़ क्या काम आता है, हम जैसे अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई पेट के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको हम भेज दिया जाता है अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक वीडियो के द्वारा दिखा देता है, तो इंडोस्कोपी होती है। उसके अंदर भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम करता है। इतना चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे हो, ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही करेंगे आज 62 तक। तो कह रहा है कि कौन सा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर, यानी कि ह्यूमन का ईयर के लिए कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव रेंज कौन सा है। ये देखो जनरली बात करता है एक एडल्ट की, जो भी यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम अगर करेगा तो वो मेनली एडल्ट की ही बात करेगा। तो यानी कि एडल्ट में क्या होगा, हमारी रेंज कितनी होती है सुनने की, 20 से 2 0 से 200 हर्ट्ज़। नहीं यार, आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के भी कहीं का ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, के एच जेड किलो हर्ट्ज़। तो आपको ये कान खोल कर हमें याद रखना पड़ेगा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ या 20 से 20,000 हर्ट्ज़। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगले क्वेश्चन हम करेंगे बहुत जल्दी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ आप मेहनत करना चाहते हैं ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर। क्योंकि अगर आप एनडी क्लियर करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आप मेरे चैनल से करो चाहे किसी भी के चैनल से करें। ठीक है,
तो मेहनत करना इज़ कंपलसरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। ओके, जय हिंद।